नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडन की ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी का स्वागत है। बेटा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। बेटा, हम लोगों की बात चल रही थी पाचन तंत्र में। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आमाशय के बारे में पढ़ा था, स्टमक के बारे में। स्टमक की पोजीशन क्या होती है, स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, स्टमक की वॉल में कौन सी ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके द्वारा कौन सा जूस निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस, जठररस निकलता है। उस जठररस के अंदर HCl होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, रेनिन होता है। इन सभी के बारे में बेटा हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एंड लिवर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। देखें बेटा ध्यान से, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था। बेटा ये अपना ईसोफेगस है। बेटा ये अपनी बक्कल कैविटी है। सबसे पहले बक्कल कैविटी थी। बक्कल कैविटी बेटा ये अपनी टंग थी, टंग जीभ है बेटा अपनी है। इसके अलावा बक्कल कैविटी में ये अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स थी। इस वाली सैलिवरी ग्लैंड का नाम बताएं फटाफट से बेटा आप लोग। इसका नाम है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। साथियों, इस वाली ग्लैंड का नाम क्या है? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। और बेटा अनदर एक और जो ग्लैंड है, इसका नाम क्या है? सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। ये अपने गले में दो पार्ट हैं। आगे की तरफ कौन सा पाइप है? विंड पाइप है। और बेटा पीछे वाला कौन सा है? फूड पाइप है। इस फूड पाइप का नाम क्या है? इस फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस। बेटा बक्कल कैविटी के पीछे के पार्ट को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं। ये अपनी बक्कल कैविटी है, मुख गुहा कहते हैं इसको। इसमें बेटा ये अपनी टंग है, ये अपनी टंग जीभ है। इसी में टीथ भी लगे होते हैं। बेटा रटना नहीं, किसी चीज को अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इससे हम लोग पैलेट कहते हैं। ये ईसोफेगस है अपना। ये अपना विंड पाइप है। इसके ऊपर एक ये फ्लैप जैसा लगा होता है, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इससे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में बात करेंगे। ये अपना ईसोफेगस है। ईसोफेगस के ठीक नीचे बेटा अपना कौन होता है? स्टमक। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लगा हुआ है। ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा। एक बार ध्यान से देखें सारी चीजों को। आईएससी के बारे में बेटा अपन को डिटेल में बात करनी है। ये बाल्ब लगे हुए हैं। ये अपने स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। कार्डियक पार्ट है, फंडस है, बॉडी है एंड पाइलोरिक। बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हुई है। इधर अपना लिवर लगा हुआ है। ये लिवर अटैच है। इसी लिवर के साथ इधर अपना ये गॉल ब्लैडर अटैच है। इस साइड में
अपना ये पैंक्रियाज है, बेटा इस साइड में यहां स्प्लीन लगा होता है, यहां पर कौन होता है, स्प्लीन, ये अपना पैंक्रियाज है। ये लिवर की डक्ट पैंक्रियाज में आके ओपन होती है। ये पैंक्रियाज बन गया। साथियों ध्यान देने वाली बात है कि बक्कल कैविटी के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ईसोफेगस के बारे में जान लिया था और स्टमक के बारे में भी पूरा पढ़ लिया था। स्टमक के अंदर जो अपना आमाशय है, इस आमाशय की दीवार में, आमाशय की वॉल में कौन सी ग्लैंड होती है, इसमें होती है जठर ग्रंथि। कौन सी होती है, जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। बेटा इससे कौन सा जूस निकलेगा, इससे निकलेगा गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, इसमें पेप्सिन होता है, इस जठर इसके अंदर रेनिन होता है, बेटा इसके अंदर लाइपेज होता है। ये सिर्फ सारे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट किसके अंदर मिलेंगे हमको, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलेंगे। इन सभी के बेटा आपको फंक्शन भी बताए थे मैंने। HCl का फंक्शन क्या है, किल द बैक्टीरिया। बेटा भोजन के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं उनको किल कर देना, उनको मार देना। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, प्रोटीन का डाइजेशन करना, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। रेनिन जो है ये मिल्क की केसिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है, दूध की केसिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है, कौन, रेनिन। लाइपेज बेटा किसके ऊपर काम करेगा, फैट के ऊपर, वसा के ऊपर काम करता है। क्लियर है, इन सभी का डाइजेशन होगा। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन में, इट मींस प्रोटीओजेनेसिस में चेंज हो जाता है। रेनिन जो है ये मिल्क की केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। और लाइपेज जो है ये फैट का डाइजेशन करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फैट को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा अगली क्लास में हम लोग पूरा बात करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस के ऊपर, कि बक्कल कैविटी से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से चलती है, फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। इन सारी बातों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थोड़ा ये सारे कंटेंट गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं। ये अपना पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज अग्नाशय लगा हुआ है। ये लिवर है, यकृत, दिस इज द गॉल ब्लैडर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं इसको। क्लियर बेटा, यहां से स्टार्ट होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बेटा मैं रिमार्क किया है, यहां से अपनी कौन सी स्टार्ट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां से बेटा ये जो पहला पोर्शन है यहां तक का, ये जो सी या यू शेप का जो पहला पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को कहते हैं हम लोग ड्यूडिनम। कौन सा बोलेंगे, ड्यूडिनम कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूडिनम कहते हैं। दिस इज द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो होता है बेटा सी या यू के शेप का होता है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। क्लियर है बेटा, इसी ड्यूडिनम के अंदर हमारा लिवर और पैनक्रियास दोनों अटैच होते हैं। पैनक्रियास की ओपनिंग भी कहां पर खुलेगी, ड्यूडिनम के अंदर। पैनक्रियास की ओपनिंग कहां खुलेगी, ड्यूडिनम के अंदर। ये पैनक्रियास ड्यूडिनम के अंदर ओपन होगा। और बेटा ये अपना जो लिवर है, लिवर की डक्ट भी पैनक्रियास के साथ मिलकर के कहां पर ओपन होती है, अपने लिवर ड्यूडिनम के अंदर ओपन होती है। कहां पर ओपन होगी, ड्यूडिनम के अंदर। यहां पर फूड का डाइजेशन भी होगा। उस फूड के डाइजेशन के लिए लिवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस। लिवर से कौन सा जूस, बाइल जूस। एंड पैंक्रियास से कौन सा जूस निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस दोनों जूस मिलकर के बेटा ड्यूडिनम के अंदर फूड का डाइजेशन करवाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ड्यूडिनम की वॉल में बेटा एक स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड।
ड्यूडेनम की वॉल में कौन सी ग्लैंड्स हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। बेटा मैं लिख देता हूं, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं। ड्यूडेनम की वॉल में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कहां मिलेंगे बेटा हमको? ड्यूडेनम की वॉल में। कौन सी ग्लैंड्स है? ब्रूनर्स ग्लैंड है। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। इसके अलावा देखें, अगला पार्ट जो हमारा है बेटा वो है जेजुनम। कौन सा है? जेजुनम। जेजुनम बेटा होता है लगभग 1 मीटर लॉन्ग होता है। और बेटा तीसरा जो पार्ट है वो हमारा इलियम। बेटा ये लगभग 2 मीटर लॉन्ग होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, बेटा तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर फूड का डाइजेशन भी होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लगभग 3.25 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी लॉन्ग बेटा? 3.25 मीटर। या बेटा इसी को आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा 6.50 मीटर लॉन्ग। बेटा 3.25 मीटर लॉन्ग या आपको लिखे मिलेगा 6 या 6.5 मीटर लॉन्ग बेटा आपको मिलेगा। क्लियर है इतनी सी बात? बेटा जब ये पूरी तरह से कॉइल्ड होती है, जब पूरी तरीके से कॉइल्ड होती है तो इसकी लेंथ बेटा कितनी है? 3.25 मीटर लॉन्ग है। जब इसकी कॉइलिंग थोड़ा सा खुल जाती है, क्लियर इतनी सी बात? आफ्टर डेथ जब उसकी कॉइलिंग खुल जाती है तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्ग हो जाती है। इसमें केवल जेजुनम एंड इलियम दोनों की लेंथ इंक्रीज होती है। ड्यूडेनम की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ड्यूडेनम की लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्लियर इतनी सी बात? इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखना है कि अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फूड का डाइजेशन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा प्रतियोगी परीक्षा में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है फूड का डाइजेशन करना एंड डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करना। जिस फूड का डाइजेशन हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन करना। वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसको ध्यान से सुने। हमारी जेजुनम एंड इलियम के अंदर, जेजुनम एंड इलियम की वॉल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। लाइक बेटा इस तरीके से देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। विली कहते हैं इनको, रसांकुर कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को क्या बोला जाता है? विली कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। ये जो विली होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको याद रखना है कि ये जो विली होते हैं, विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो सरफेस एरिया होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। ये जो विली होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब जेजुनम और इलियम के अंदर, और खास करके जेजुनम ये ज्यादा कॉइल्ड होती है बेटा। इनके अंदर का जो सरफेस एरिया होता है इसको इंक्रीज कर देते हैं। इस बात को हम लोग को याद रखना है। और इसी जेजुनम इलियम के अंदर बेटा मोस्टली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। मोस्टली फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड जिस फूड का डाइजेशन हो चुका है उस डाइजेस्टेड फूड का बेटा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इलियम के अंदर फूड का फाइनली डाइजेशन हो जाता है। इलियम के अंदर फूड का फाइनली डाइजेशन हो जाता है। इसी जेजुनम एंड इलियम के अंदर एक और विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रिप्स ऑफ लेवरकिन। क्या कहते हैं इनको हम लोग? क्रिप्स ऑफ लेवरकिन कहा जाता है। ये ग्लैंड्स भी कहां प्रेजेंट होती हैं? जेजुनम एंड इलियम के अंदर। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको विलाई के बारे में याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये जो विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। साथियों उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा जो अपना इलियम है, इलियम का जो आखिरी का पोर्शन है वो कहां जाके खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में।
और लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पोर्शन में ये खुलेगा उससे हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहेंगे बेटा? उसे सीकम कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है इससे क्या कहते हैं हम लोग? सीकम कहते हैं। और इसी सीकम के साथ एक ब्लाइंड स्ट्रक्चर अटैच होती है। इस ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर को बेटा इसका नाम दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस ब्लाइंड स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम बेटा ये हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषीय अंग है। इनका हमारी बॉडी के अंदर कोई खास काम अब नहीं बचा हुआ है। क्यों बेटा? ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, जो सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते थे। क्योंकि बेटा यहां से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है सेल्यूलेज। वो सेल्यूलेज एंजाइम सेलुलोज के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारे अंदर कैसा है? एक अवशेषीय अंग है। ये पहला पार्ट है सीकम। सीकम के द्वारा बेटा सीकम के अंदर है ना बेटा यहां पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी हेल्प से बेटा यहां पर मैं यहां लिख देता हूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के, इनका फॉर्मेशन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के कहां बनते हैं? सीकम के अंदर। और यहीं से एब्जॉर्ब भी होते हैं, अवशोषित भी हो जाते हैं, यहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यहीं पर इनका क्या होता है? फॉर्मेशन भी होता है। क्लियर? तीसरी बात, सीकम के बाद बेटा अपना जो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है बेटा अपना कौन सा? ये अपना कोलोन वाला पोर्शन है। कौन सा? ये अपना कोलोन है। ये अपना कोलोन वाला पोर्शन है बेटा। पहला पोर्शन हो गया सीकम, देन बेटा ये कौन सा हो गया? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपना कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये कौन सा? डिसेंडिंग है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको नाम को भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको अकेला एक ही नाम याद रखें, कोलोन। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटा वैसे क्लियर भी है। ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, ऐसे में जा रहा है तो ट्रांसफर, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते कि नहीं बेटा? हम लोग रीडिंग में पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, थोड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ही नाम याद रखो कोलोन के बारे में। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है, मेनली फूड का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता है। जेजुनम इलियम इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से फूड का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, केवल और केवल यहां से वाटर का और स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा ना ही तो फूड का डाइजेशन होता है और ना ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बेटा, अपन ने फूड लिया, उस फूड का डाइजेशन होता चला गया और स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसमें से जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, जिन भोज्य पदार्थ का पाचन हो चुका है, उनका अवशोषण कर लिया गया। अब जो बेकार के मटेरियल हैं, जो बेकार के पदार्थ हैं, जिनका के डाइजेशन नहीं हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा? सीकम में। और सीकम से कहां जाएगा? कोलोन। और कोलोन के अंदर बेटा जैसे जैसे आगे मूव करेगा, इसमें से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फीकल के फॉर्म में बेटा यहां सीकम के वो रेक्टम के अंदर आकर के डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है? रेक्टम बेटा एनल कैनाल और लास्ट में कौन है? एनस। क्लियर है? एनस इसकी ओपनिंग है। यहां रेक्टम के अंदर इसका स्टोरेज होता है। और कैसा स्टोरेज है, कैसा संग्रहण है? टेम्परेरी, अस्थायी है, स्थायी संग्रह नहीं होता है। बात समझ में आ रही है इतनी? जब बेटा इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, क्रमान कुंचन गतियां होती है समय समय पर, थोड़ा ये जो फीकल मटेरियल है रेक्टम से एनल कैनाल और एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई?
हंसने वाली बात नहीं है बेटा, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, होती है सभी के साथ बेटा, है ना, तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। क्लियर? तीसरी बात, थोड़ा इस तरीके से अपन जो फूड लेते हैं वो अपना पहले बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर इसोफेगस में आएगा, देन स्टमक के अंदर, वहां पर डाइजेशन होता है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टमक के अंदर मेनली कौन से फूड का डाइजेशन होता है? तो किसका होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। देन बेटा उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम। क्लियर? इसी में लिवर और पैंक्रियास दोनों की ओपनिंग होती है। उसका जेजुनम और इलियम, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। देन बेटा ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन पूरी। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? इस बड़ी आंत कहते हैं इसको। इसकी जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। 1.5 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। इस बात को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। साथियों, अब हम बात करेंगे लिवर के बारे में। लिवर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। लिवर को यकृत भी कहा जाता है। ध्यान रखना है साथियों, लिवर को बायोलॉजी में एक नाम और बोला जाता है, हिपार या हिपैटो। इससे अपन याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है लिवर के बारे में, लिवर जो है यह कशेरुकियों यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकियों के शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इस बात को ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिवर जो है ये कशेरुकियों मतलब जितनी भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। दूसरी बात याद रखेंगे हम लोग, लिवर जो है वो स्तनधारियों का खास लक्षण है। लिवर जो है स्तनधारियों का खास लक्षण है। लिवर होता कहां पर है? यह डायफ्राम के, यह उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे दाईं ओर स्थित होता है। हमारे लिवर की पोजीशन कहां पर है? हमारे लिवर कहां होता है? हमारी जो उदर गुहा है, उदर गुहा में जो डायफ्राम रहता है, डायफ्राम के ठीक नीचे दाईं ओर क्या होता है? अपना लिवर स्थित होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये अपना चिंटू है, ये इसकी उधर पूरा इसका ट्रंक है, ये उदर गुहा, ये उदर गुहा और ये बच्चू गुहा, ये बीच में कौन लगा हुआ है? डायफ्राम। यहां पर इस जगह पर कौन होता है? अपना लिवर होता है। यहां पर इस जगह पर किसकी पोजीशन है? लिवर की पोजीशन है। यहां पर लिवर होता है। उदर गुहा में डायफ्राम की ठीक नीचे दाईं ओर क्या होता है? स्थित होता है। लाल गुलाबी रंग का होता है। इसका जो वजन है, लिवर का जो वजन होता है, लिवर का वजन लगभग 1600 ग्राम होता है। 1600 ग्राम के आसपास, लगभग 1.5 किलो कह सकते हैं अपन, 1.5 kg, 1600 ग्राम के आसपास हमारे लिवर का क्या होता है? वजन होता है। क्लियर है? लिवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। पाचन तंत्र की दृष्टि से लिवर जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? अंग होता है। लिवर में क्या होता है? लिवर हमारा ऐसा बाइलोब्ड होता है। इस तरीके से हमारा बाइलोब्ड लिवर होता है। लिवर के अंदर 2 लोब हैं, ठीक है। इससे हम लोग कहते हैं राइट लोब, और इससे बोला जाता है लेफ्ट लोब। लिवर के अंदर 2 लोब हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। यहां नीचे की तरफ स्थित होता है हमारा गॉल ब्लैडर। लिवर के ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। ये ग्लीसन्स कैप्सूल जो है ये हमारे मैमल्स यानी जो स्तनधारी होते हैं उनकी लिवर का खास लक्षण है।
इसे क्या कहते हैं हम लोग? गिलिसन्स कैप्सूल कहते हैं। गिलिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। और गिलिसन्स कैप्सूल जो होता है वो स्तनधारियों की लिवर का खास लक्षण होता है। इसके भी ऊपर एक लेयर होती है जिससे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम की लेयर। इस लिवर के ऊपर पेरिटोनियम की लेयर होती है। ये पेरिटोनियम की लेयर है। ये जो गिलिसन्स कैप्सूल होता है, इसके छोटे छोटे पर्दे जो होते हैं वो हमारे लिवर को छोटे छोटे चैम्बर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। गिलिसन्स कैप्सूल के जो पर्दे हैं, जो उसके मेम्ब्रेन के फोल्ड हैं, वो हमारे लिवर को छोटे छोटे चैम्बर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये छोटे छोटे चैम्बर हैं। साथियों ध्यान रखना है, इन चैम्बर को हम लोग नाम देते हैं हेपेटिक लोब्यूल। इन चैम्बर को हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। और हेपेटिक लोब्यूल को लिवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। हेपेटिक लोब्यूल को लिवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इस बात को साथियों हम लोग याद रखेंगे। और जो गिलिसन्स कैप्सूल है, ये स्तनधारियों का खास लक्षण है। स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है ये। और लिवर के अंदर कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब कैसा होता है? छोटा होता है। बात से हमारी साथियों किसी कहीं कोई दिक्कत? लिवर का दूसरा नाम क्या होता है? हीपर या हेपेटो। इसलिए लिवर का जो अध्ययन है, लिवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। लिवर का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? लिवर के अध्ययन को साथियों हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं। लिवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। साथियों इसके अलावा ये जो हेपेटिक ग्लोब्यूल है, इन हेपेटिक ग्लोब्यूल के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है हेपेटिक ग्लोब्यूल के अंदर, जिन्हें कहते हैं कुपर सेल। हेपेटिक ग्लोब्यूल के अंदर विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग कौन सी सेल कहते हैं? कुपर सेल कहते हैं। और कुपर सेल जो होती हैं, ये क्या करती है? ये भक्षण का कार्य करती है। कुपर सेल जो होती हैं, ये किसका कार्य करती हैं? भक्षण का कार्य करती हैं। बात से हमारी साथी इतनी सी बात आपको। तो ये लिवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको याद रखनी है। ये कशेरुकियों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड। या तो इस नाम से प्रश्न आएगा या प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम लोग को आंसर लगाना है लिवर। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1600 ग्राम या 1.5 किलो के आसपास। लिवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। लिवर में 2 लोब होते हैं। गिलिसन्स कैप्सूल का पाया जाना इसकी खास बात है, जो कि स्तनधारियों का खास लक्षण है। इसमें जो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटिक ग्लोब्यूल कहते हैं, जो कि लिवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इन्हीं हेपेटिक ग्लोब्यूल के अंदर विशेष प्रकार की कुपर सेल पाई जाती हैं, जो कि भक्षण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? भक्षण का कार्य करती है। जो धमनी हमारे लिवर को ब्लड लेके जाती है, लिवर की जो आर्टरी है, लिवर की जो आर्टरी है उससे कहा जाता है हेपेटिक आर्टरी। जो लिवर से ब्लड को लेके आती है, जो इसकी वेन होती है, उसे बोला जाता है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन कहते हैं। हेपेटिक आर्टरी जो होती है, ये ब्लड को लेके जाती है लिवर के अंदर। और हेपेटिक वेन जो होती है, वेन नीले कलर की होती है, इसे अपने ब्लू लिख दिया, इसे अपन हेपेटिक वेन कहते हैं, जो कि ब्लड को लेके आएगी। बात हमारी साथियों, तो हेपेटिक आर्टरी ब्लड को लेके जाती है और हेपेटिक वेन ब्लड को लेके आती है। और लिवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है।
लिवर के अंदर एक खास प्रकार की वेन होती है जिसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। इसके अंदर अधिक पोषक पदार्थ वाला ब्लड पाया जाता है। इस हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर अधिक पोषण पदार्थ वाला क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। बात से हमारी है, इसी के द्वारा एक लिवर एक सिस्टम पूरा कंडक्ट होता है जिससे हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हमारे मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम चलता है जिससे हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर है साथियों? इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यकृत है, जो लिवर है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। लिवर के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई तकलीफ ना हो। साथियों अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो लिवर है, इस लिवर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। यकृत के कार्यों के बारे में बात करेंगे। यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य, यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। यकृत का सबसे पहला काम होता है, लिवर का काम होता है पित्तरस का, पित्तरस, इसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। पित्तरस का संश्लेषण एवं श्रावण करना, फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ये लिवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साथियों। इस पित्तरस के अंदर ये एक क्षारीय रस है। पित्तरस कैसा रस है? एक क्षारीय रस है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, नो एंजाइम, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस जो है एक क्षारीय रस है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं। इसके अंदर पित्त वर्णक, पित्त वर्णक इसके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। पित्त रस का मुख्य कार्य होता है, ये जो पित्त वर्णक होते हैं इनका उत्सर्जन करना। इनका क्या करना? उत्सर्जन करना। ये काम किसका है? पित्त रस का है। और पित्त रस का इससे भी महत्वपूर्ण काम है वसा का पायसीकरण। पित्त रस जो होता है ये वसा का पायसीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। इस काम को कौन करवाएगा? ये काम करवाता है पित्तरस। इस कार्य को हम लोगों को साथियों याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न पूछा जाता है कि वसा का पायसीकरण कौन करता है, तो वसा का पायसीकरण कौन करेगा? पित्तरस करता है। इसके अलावा पित्तरस का महत्वपूर्ण काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संचित करना, परिवर्तित कर संचित करना, ये महत्वपूर्ण कार्य किसका है? लिवर का है। साथियों जब हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन लेते हैं, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज लेते हैं, तो वो जो ग्लूकोज है उससे हमारे लिवर की जो हेपेटोसाइट सेल है, लिवर की जो हेपेटोसाइट सेल होती हैं वो उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं और उसको क्या करती है? संचित करती हैं। बात है हमारी साथियों, ये लिवर का महत्वपूर्ण काम है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है जो ये लिवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया, ग्लूकोज को किसमें? ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तीसरा पॉइंट क्या है? आवश्यकता पड़ने पर जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाना, पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाना, ये काम किसका है? ये काम भी हमारे यकृत का ही है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया, आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में परिवर्तन,
ग्लाइकोजन का अपना ग्लूकोज में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हमारे यकृत का काम होता है अधिक हानिकारक पदार्थों को, जो अधिक हानिकारक पदार्थ हैं, अधिक हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना, अधिक हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में क्या करना, बदलना। हमारे यकृत का काम होता है यूरिया का संश्लेषण करना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का जो संश्लेषण है वो कहां पर होता है? हमारे यकृत के अंदर होता है। इस यूरिया का संश्लेषण करना, यूरिया का संश्लेषण करना साथियों होता क्या है, हम भोजन में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन से बनते हैं अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल का जब पाचन होता है तो उससे बनती है अमोनिया। डीएमिनेशन जब होता है, जब डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है तो उससे अमोनिया बनता है, और अमोनिया जो है ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। साथियों लगभग 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 600 ml पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अंदर इतना अतिरिक्त पानी नहीं होता है, इसलिए हमारा लिवर क्या करता है, उस अमोनिया को CO2 के साथ क्रिया करा के, अमोनिया को CO2 के साथ क्रिया करा के, जिसे हम लोग यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है, उस साइकिल के द्वारा उस अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया का संश्लेषण होता है। और इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात है हमारी, यूरिया का उत्सर्जन कहां से होगा, किडनी के द्वारा होगा। लेकिन यूरिया बनता कहां पर है, हमारे लिवर के अंदर। यूरिया का निर्माण हमारे लिवर के अंदर होता है। इस बात को साथियों आपको याद रखना है। क्लियर है? तीसरी बात, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यकृत के द्वारा भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह लसिका के निर्माण का, लसिका के निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। यह लसिका के निर्माण का क्या होता है? प्रमुख स्थल होता है। क्लियर है साथियों? तीसरी बात, इसके अलावा यकृत में अल्प मात्रा में कुछ आयन तथा विटामिन जैसे A, D, E, K एंड B12 का संग्रह होता है। इन विटामिन का क्या होता है? इसके अंदर संग्रह होता है। विटामिन A, D और बड़ा E और K का भी होता है। और अच्छे से अगर इसको करें तो विटामिन A, B12 और विटामिन D, इन सभी का क्या होता है? संग्रह होता है। विटामिन A का, B12 का और D का, इनका क्या होता है? इसके अंदर संग्रह होता है। इस बात को याद रखेंगे। जो अपने कुछ आयन अपने लिखे हैं, इसमें मेनली किसका होता है? कॉपर का और आयरन का। आयन के अंदर अगर बात करें तो इसमें कॉपर और आयरन, इनका इसके अंदर क्या होता है? संग्रह होता है। तो इतनी सी बातों को हम लोग याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण कार्य हैं, किसके हैं? लिवर के। साथियों देखें, पित्तरस का संश्लेषण और श्रावण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संचित करना, कहां पर? लिवर के अंदर ही। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से पुनः फिर से ग्लूकोज को बना देना। अधिक हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक में बदलना। यूरिया का संश्लेषण करना। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लसिका के निर्माण का प्रमुख स्थल है। और अल्प मात्रा में कुछ आयन और विटामिन का क्या होता है? इसके अंदर संग्रह होता है। तो साथियों अगर इतनी सी बातों को हम लोग याद रखें तो लिवर से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे ज्यादा बातें नहीं पूछी जाती हैं, इतने से हमारा बहुत अच्छे से काम चल जाता है, सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। साथियों, अब हम लोग लिवर की बात करेंगे, पैनक्रियास की, अग्नाशय के बारे में बात करेंगे। अग्नाशय के बारे में अग्नाशय को पैनक्रियास कहते हैं। इस पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। पैनक्रियास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछी जाती है तो हम लोग नाम किसका लेंगे? अग्नाशय का। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है। अग्नाशय जो है एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ये हमारे ड्यूडिनम के अंदर धसी रहती है। इसकी लोकेशन कहां पर है? हमारा जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय कहां पर स्थित होता है तो इसके बारे में देखें। ये अपना ईसोफेगस बनाया था हमने। यहाँ पर आमाशय के बारे में बात की थी, और आमाशय की ठीक बात कौन चालू होता है? हमारा ड्यूडिनम। देन उसके बाद जेजुनम और इलियम, जिस साथियों पर नीचे तक चले गए थे। यहां पर अपना लिवर होता है। यहां पर कौन है? अपना ये लिवर है। लिवर था साथियों। यहां अपना गॉलब्लैडर होता है, पित्ताशय। पित्ताशय का कार्य आपको बताया था पहले। पित्ताशय का कार्य होता है पित्तरस का संग्रह करना। ये पित्ताशय, पित्ताशय इसका काम क्या है? पित्तरस का संग्रहण, पित्तरस का संग्रहण एवं सांद्रण, उसको गाढ़ा बनाना। जो पित्तरस लिवर से निकला है वो कहां जाके संग्रह होता है? पित्ताशय के अंदर। प्रश्न पूछे जाता है कि पित्तरस कहां बनता है? पित्तरस कहां बनेगा साथियों? लिवर के अंदर बनेगा। लेकिन पित्तरस का संग्रह कहां पर होता है? पित्तरस का संग्रह होता है पित्ताशय के अंदर। हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर बाइल जूस का स्टोरेज होता है। बाइल जूस का क्या होगा? स्टोरेज होता है। और यहां पर हम लोगों ने देखा था अपने पैनक्रियास को। ये अपना पैनक्रियास है। इसी पैनक्रियास के बारे में अपन को कुछ याद रखना है। ये अपना पैनक्रियास है। पैनक्रियास के अंदर ये कुछ सेल्स के गुच्छे हैं, कोशिकाओं के गुच्छे हैं। ये अग्नाशय हमारा, अग्नाशय पैनक्रियास। कैसी ग्लैंड है ये? मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान रखना साथियों, ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड। बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। बहिस्रावी का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जो किसी ना किसी नलिका की सहायता से अपने श्रावण को या तो शरीर के अंदर या शरीर के अंदर किसी गुहा में छोड़ती हैं, उन्हें बहिस्रावी कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो कि अपने श्रावण को, अपने सिक्रेशन को किसी ना किसी नलिका की सहायता से या तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर किसी गुहा में छोड़ती हैं, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बात समझ हमारी साथियों? एक आप फिर सुने, ऐसी ग्रंथियां जो कि अपने श्रावण को किसी ना किसी नलिका की सहायता से या तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर किसी गुहा में छोड़ती हैं, उन्हें अपन कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां।
दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जो कि अपने श्रावण को, अपने पदार्थों को बिना किसी नलिका की सहायता से सीधे रक्त में छोड़ती हैं। सीधे कहां छोड़ती हैं? रक्त में छोड़ती हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके अलावा तीसरी अपनी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड्स जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, उन्हें हम लोग कौन सी कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। साथियों, पैंक्रियास हमारी कैसी ग्लैंड है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें ये जो बने, ये जो संरचना होती है, इनको एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनको एसिनाई। और एसिनाई जो है ये हमारे इसका कौन सा भाग है? बहिस्रावी भाग है, एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन। और टोटल हमारे जो अपना पैंक्रियास है उसका 98 से लेकर के 99% भाग कौन सा होता है? अपना बहिस्रावी भाग होता है, एसिनाई होता है। ये अपना एक एसिनाई है। ये अपना एसिनाई है। इसके अंदर ये घनाकार कोशिकाएं लगी हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार का रस निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं, पैंक्रेटिक जूस। इसके द्वारा विशेष प्रकार का जूस निकलेगा। इस जूस को हम लोग कहते हैं पैंक्रेटिक जूस, अग्नाशयी रस, जो कि एक क्षारीय रस है। ये क्षारीय रस क्या करता है? ये क्षारीय रस भोजन के पाचन में क्या करेगा? सहायता करेगा। ये यहां से निकलते हुए जाएगा, इनमें से निकलेगा और यहां से निकलते हुए इस पैंक्रेटिक डक्ट के द्वारा कहां पहुंचेगा? सीधा ड्यूडेनम के अंदर, और यहां पर जाकर भोजन का पाचन करवाता है। यहां जाके क्या करवाएगा? ये भोजन का पाचन करवाता है। क्लियर बात हो? तो साथियों, ये अपना एसिनाई है, बहिस्रावी भाग है। 98 से 99% भाग यही होता है। ये कैसा पार्ट है? ये एक्सोक्राइन पार्ट है। और ये आपको जो कोशिकाओं के गुच्छे दिख रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। लैंगरेंस की दीप समूहिकाएं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, लैंगरेंस की दीप समूहिकाएं कहते हैं। ये हमारे लिवर का कैसा भाग है? अंतःस्रावी भाग है। अंतःस्रावी एंडोक्राइन पार्ट होता है। और ये कितने हमारे लिवर का 1 से लेकर के 2% तक होता है। हमारे पूरे पैंक्रियास का कितना है? 1 से लेकर के 2% तक होता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहां प्रेजेंट होते हैं? तो कहां प्रेजेंट होते हैं? अपने अग्नाशय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अग्नाशय कैसी ग्लैंड है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान से देखें साथियों, इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर एक होती है अल्फा सेल, एक होती है अपनी बीटा सेल, एक डेल्टा सेल होती है और एक पीपी सेल होती है। साथियों, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल, ये जो सेल्स हैं ये कहां प्रेजेंट होती हैं? अपने आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर। इनके द्वारा हॉर्मोन्स निकलेंगे। इनके द्वारा क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स का स्रावन होता है। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलेगा, ग्लूकेगॉन का स्रावन। अल्फा सेल के द्वारा क्या निकलेगा? ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन जो होता है, ये ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ध्यान रखना साथियों, अल्फा सेल के द्वारा कौन सा निकलेगा? ग्लूकेगॉन का स्रावन होगा। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। दूसरा हमारा जो है वो बीटा सेल के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। इंसुलिन हार्मोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
कि इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलेगा, हमारे पैंक्रियास से, और पैंक्रियास में भी कहां से निकलेगा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, और वहां भी कहां से निकलेगा, हमारी बीटा सेल के द्वारा। अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो उस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा। और इस इंसुलिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करके नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, कम करके नियंत्रित करता है। कम करके क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाकर क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके नियंत्रित करता है इंसुलिन बीटा सेल के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। डेल्टा सेल इसके द्वारा निकलता है सोमैटोस्टेनिन निकलेगा। और पीपी सेल के द्वारा निकलता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावन होता है, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावन। तो साथियों, इतनी सी बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारे अग्नाशय के बारे में था। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें हमारे जो एंडोक्राइन पार्ट है, इसको मेनली आपको ध्यान रखना है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाए जाते हैं, इस पैंक्रियास की लोकेशन कहां पर है, ड्यूडिनम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो बहिस्रावी पार्ट है, यहाँ से कौन सा रस निकलेगा, ये कौन सा रस है, आपको क्या बताया मैंने, अग्नाशयी रस, पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस कैसा रस है, एक क्षारीय रस है जो कि भोजन का पाचन करवाएगा। ये क्षारीय रस क्या करवाएगा, भोजन का पाचन। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि भोजन का पाचन करवाते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि पाचन की जो क्रिया है, जो कि हमारे मुख गुहा से लेकर स्टार्ट होती है और हमारे कहां तक जाएगी, छोटी आंत तक पूरी। पाचन की प्रोसेस को हम अगली क्लासेस के अंदर पूरा देखेंगे, और अगली क्लास में हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम केवल पाचन की प्रोसेस देखेंगे कि मुख गुहा से लेकर के, है ना, और छोटी आंत तक भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी किस प्रकार से होता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके जो अन्य साथी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। बात समझ में आ रही है साथियों? तो हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद बेटा।